बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम जायज़ा विद महविश मुमताज़ बेग। बढ़ते हैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी नाज़रीन, तो आज की पहली टॉप स्टोरी है लाखों रुपए मालियती बिजली बिल, महकमे बरक़ियात में करप्शन का नया तरीका ऐजाद। गिलगित के अवाम को बिजली नहीं बिल दिए जा रहे हैं और बिल भी हज़ारों और लाखों में 1-1 करोड़ के बिल भी घरेलू सार्फिन को भेजे गए हैं। अवाम के साथ जुल्म जारी रहा और मुनसिफाना बिजली की तकसीम न की गई, इजाफी बिल भेजने का सिलसिला ख़त्म ना किया गया तो फिर एहतजाज की कॉल देंगे हमायतुल्लाह। नाज़रीन, ये जो बिजली के ऊपर चूँकि इजाफी टैक्सेस का इशू लास्ट टाइम भी उठा था और वज़ीर आला साहब ने कुछ ऐलानात किए थे, कुछ सियासी वादे किए थे कि जो इजाफी टैक्सेस हैं इन सबको ख़त्म किया जाएगा और फ़ी यूनिट जिस तरह से बिजली की चूँकि तकसीम की गई है उसी हिसाब से बिल आएगा जिस हिसाब से आप लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये मसला जो है वो फिर से सर उठा रहा है। वज़ीर आला साहब के वादे ऐलानात भी धरे के धरे रह गए और इसके अलावा मिनिस्टर साहब की बात करें तो वो पहले तो वैसे ही मंजर-आम से गायब थे। अभी तो चलो एक लॉजिकल रीज़न ये आ गई है कि चूँकि वो उम्रा और ज़ियारात पर हैं इस वक्त। लेकिन इसके अलावा भी नाज़रीन, अगर मिनिस्टर साहब की गैर मौजूदगी में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है जिनके ऊपर चेक एंड बैलेंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इन मसाइल के हल के लिए भी काम उन्होंने करना है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए और चेक एंड बैलेंस के ऊपर हेड करने के लिए सेक्रेटरी साहिबान मौजूद हैं। अब अगर हम सेक्रेटरी साहब की बात करें कि उनकी मौजूदगी में अगर ये मसला हल नहीं होता तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि फिर अवाम जाएँ तो कहाँ जाएँ। गंदम के लिए वैसे ही तड़प रहे हैं, इस वक्त सर्दी की शिद्दत वैसे ही बहुत ज़्यादा इख्तियार कर चुकी है। अब बिजली भी जो है वो प्रॉपरली मिलती तो नहीं है, अब जो मिलती है उससे डबल या ट्रिपल अगर इजाफी बिल आ जाएँ तो उनकी अदायगियों के लिए गिलगित बल्तिस्तान कहाँ जाए, किसके दर पे जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब। यासीन से रावलपिंडी के लिए नेटको सर्विस शुरू करने की यकीन दहानी। अवामी मुश्किलात के पेश नज़र एक हफ्ते में सर्विस का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। नेटको गिलगित बल्तिस्तान का बाएतमाद कौमी अदारा है। राजा जहांजेब की MD नेटको से मुलाकात। तो राजा साहब की इस काविश को यहाँ पर हम कहेंगे सराह लेते हैं, लेकिन नेटको की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी हमने बारहा बात की है और स्पेशली जब हम बात करते हैं कि MD साहब की, तो नाज़रीन एक बहुत पहले एक प्रोग्राम में भी चूँकि नेटको के कुछ मसाइल ऐसे उठे थे कि जिनके ऊपर प्रोग्राम करना ज़रूरी हो गया था, उसमें मैंने ये बात भी बारहा दोहराई थी कि MD साहब के नज़दीक जब तक पूरा डिपार्टमेंट तबाह बर्बाद नहीं होता कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये जो छोटे मोटे मसाइल हैं, नेटको की जो सर्विसेज के ऊपर हज़ारों सवालात उठते हैं, मुलाजमीन आपस में जो है वो लड़ भिड़ जाते हैं। इसके अलावा जो खटारा बसेस इन्होंने रखी हुई हैं, तादाद जो है वो बसेस की ज़्यादातर खटारा ही हैं और इनमें जो है वो नई बसेस का भी चूँकि लास्ट टाइम इजाफे करने के ऊपर चूँकि कुछ बातचीत चल रही थी लेकिन देखने को कम मिला। तो इस तरह की जब बातें हैं जो MD साहब को की जाएँ तो उनके नज़दीक तो ये तमाम मसाइल ना होने के बराबर हैं, आटे में नमक के बराबर हैं। तो जब तक कोई बहुत बड़ा यानी कि स्वेर मसला ना आए, MD साहब जो है वो आई डोंट थिंक कि फोकस करेंगे। लेकिन राजा साहब की इस काविश को मैंने स्टार्ट में कहा कि इसलिए सराहेंगे कि अगर वो अपनी थोड़ी सी मेहनत या थोड़ी सी अपनी काविश दिखाएँ और ये जो एक हफ्ते के अंदर ही जो है वो सर्विस का अगर बाकायदा आगाज़ हो जाए तो क्या ही बात है। तो ये देखना ये है कि आप MD साहब जो है वाकई इस चीज़ को सीरियस लेते हैं या फिर किसी बड़े मसाइल या किसी बड़े मेगा प्रोजेक्ट का इंतज़ार करते हैं नेटको के लिए। इसके अलावा नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की अगली टॉप स्टोरी की जानिब। दयामर और कोहिस्तान के अवाम का जज्बा इंसानियत काबिल तकलीद। दिलशाद बानो, शाहरा कराक्रम पर जब भी कोई हादसा होता है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। शतियाल हादसे में वहां के अवाम ने जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। बिल्कुल वजह फरमाया दिलशाद बानो साहिबा ने कि वहाँ के अवाम का ये जो किरदार था जो यहाँ पर अदा किया गया वो काबिल सताइश है। लेकिन दिलशाद बानो साहिबा की जो अपनी परफॉर्मेंस है शायद वो काबिल शर्मिंदगी है। जी हाँ नाज़रीन, ये मैं इसलिए ये बात यहाँ पर कह रही हूँ कि टेक्नोक्रेट की या जो रिजर्व सीट्स हैं उन पर तो हमारे मोअज़्ज़िज़ हज़रात आकर बैठ गए हैं, तनख्वाहें डबल ट्रिपल इजाफे भी हो चुके हैं, ले भी रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट देयर सर्विसेज के कुछ तो आप लोग आगे जो है ना वो आवाम को डिलीवर करें। बात करते हैं अवामी नुमाइंदों की, तो चलें वो दीगर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के आइनी स्टेटस और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तरक्याती कामों में चलें वो मसरूफ़ हैं,
समझ आती है बात। तो आप लोग क्या सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे बैठने की तनख्वाहें ले रहे हैं इस वक्त शायद? और जब हम ये सवाल करते हैं तो हमारे इन रिजर्व सीट्स पर बैठे हुए हजरात नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम कोई अवामी खिदमत करने के लिए नहीं आए थे, तो फिर आप लोग सियासत में ही क्यों आए हैं? ये मेरा सवाल है, आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा जब तक हमारे ये रिजर्व सीट्स पर तशरीफ फरमा हजरात इसका जवाब नहीं देते। दिलशाद बानो साहिबा के हवाले से नाज़रीन बात करूं तो इनको सिर्फ एक काम आता है जो कि मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, और पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि उनको सिर्फ और सिर्फ दूसरों के काम पर हंसना आता है। चाहे वो हम बात करें इनके अपने डिस्ट्रिक्ट यानी हुंजा के जो एक लीडरशिप रही है पहले, जिन्होंने कुछ काम करके दिखाया है, आज अगर वो बात करते हैं तो दिलशाद बानो साहिबा जो है वो हंसने में मसरूफ रहती हैं, कहके लगाती हैं उनके जुमलों पर, उनके जो हम बोलें कि अल्फाजों पर। आज भी इवन जो बैठे हुए हैं असम्बली में हुंजा के लीडरशिप की अगर हम बात करें, उन पर भी वो हंसती हैं। हालांकि हमने ये भी देखा कि इनको हंसने के अलावा और कोई काम नहीं आता। यहाँ पर भी अगर चलें जी, दयामर और कोहिस्तान के अवाम को आप क्रेडिट दे रही हैं, क्या ही अच्छी बात ये भी हो जाती कि आप भी वहाँ तशरीफ़ ले जाती, जहमत कर देती, वहाँ पर जाके लोगों की तरह हाल चाल अगर आप पूछ लेती, कोई सियासी ऐलान, कोई सियासी बातें बेशक आप न करती। लेकिन अगर अवामी लीडर हैं और अवामी नुमाइंदा हैं आप, तो कम से कम जाके लोगों के हाल अहवाल तो पूछ आती, वहाँ पर देखती तो सही कि कितने मसाइल हैं और इसके अलावा कितना नुकसान हो चुका है, इन नुकसान की भरपाई किसने करनी है। अगर तो आप जो है वाकई कोई सियासतदान का टैग अपने साथ रखती हैं तो शोभा तो ये देता आपको। आपने काम करना नहीं है, आपने कुर्सी से उठना नहीं है, आपके सामने जो काम कर रहे हैं उन पर आपने हंसते जाना है सिर्फ। हालांकि नाज़रीन हमने ये भी देखा कि दिलशाद बानो साहिबा माशाल्लाह से जो इन्होंने मंडी बाज़ार एक जो बनाया, मछली बाज़ार जिसको हम कहते हैं, असम्बली में जब सीट्स की कौंसिल की सीट्स की एडजस्टमेंट की गई तो ना इन्होंने कुरान पाक की कोई हुर्मत रखी, ना इन्होंने कोई कमिटमेंट्स को जो है वो पूरा किया। सामने बंदों के जो है वो पहले तो कोई गवाही देती रही, पहले तो वादे ऐलानात करती रही, बाद में उनसे भी मुकर गई। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है भाई। हमारे यहाँ पे बड़े से बड़े स्कैंडल इनके साथ हुए हैं, लेकिन नाज़रीन जब पैसा हाथ में हो, जेब में पैसा हो ना, तो फिर ये बड़े से बड़े स्कैंडल्स कुछ मायने नहीं रखते। इसकी जीती जागती जिंदा मिसाल गिलगित बल्तिस्तान में दिलशाद बानो साहिबा हैं। काम नहीं करना, पैसा लगाना है, सीट मिल जाए किसी तरह से, दूसरे के साथ वादे धोखे भी करने हैं कि ये सीट हम आपको देंगे। इनके ऑडियोज लीक हो जाती हैं, इनके जो पेपर लिखे गए थे डॉक्यूमेंटेशन वो लीक हो जाते हैं, लेकिन क्या परवाह है जब जेब में पैसा हो। और जेब में पैसा भी किसका है? अवाम का। और उन्हीं अवाम के लिए कोई लीडरशिप अगर काम करे तो आप उनके काम पे हंसती हैं। आप हंसें, आपको इस वक्त हंसना चाहिए, क्योंकि फिर एक प्रोग्राम नाज़रीन मैंने भी ये भी करना है जिनमें इनकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ बात होगी, और शायद फिर उस दिन इनको कहीं रोना ना पड़ जाए, क्योंकि ये हंसी बहुत है, दूसरों के काम पे कह के लगाती हैं। सिर्फ सियासत के नाम पे धब्बा बनने से काइंडली गुरेज करें, क्योंकि अच्छे से अच्छे सियासतदान गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं जो कि अपने पूरे इलाके के लिए काम कर रहे हैं बड़ी जदोजहद के साथ। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब। जी नाज़रीन, तो गिलगित बल्तिस्तान की आज की आखिरी टॉप स्टोरी हमारे पास मौजूद है। वफादारी हमारे इलाके की पहचान, हम ऐसे लीडर के साथ खड़े हैं जिसके दिल में गिलगित बल्तिस्तान है। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब। आईनी हकूक़ के बारे में बाकियों ने सियासत की, सिर्फ इमरान खान ने अमली इक़दामात किए हैं। बदकिस्मती से रजीम चेंज का सबसे ज़्यादा नुकसान गिलगित बल्तिस्तान को हुआ है। वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के तामीर और तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ होगा। खालिद खुर्शीद खान, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब में शिरकत की। इससे पहले किसी वज़ीर आज़म को शिरकत करने की तौफीक नहीं हुई। नाज़रीन, चूँकि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब का ये स्टेटमेंट है, तो वज़ीर आला साहब की जो ये स्टेटमेंट है इसमें दो पार्ट्स हैं जिसको डिस्कस करते हैं ज़रा। पहले में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के दिल में गिलगित बल्तिस्तान है और शायद बाकियों के नहीं। ये नॉर्मल सी बात है, शायद अगर वो इस चीज़ को फील करते हैं पर्सनली तो कोई बुरी या कोई कबाहत वाली बात नहीं है। और ये कि बाकियों ने सिर्फ सियासत की है और इमरान खान ने अमली इक़दामात किए हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि खालिद खुर्शीद साहब, इमरान खान साहब ने कौन से अमली इक़दामात किए हैं, कब किए हैं और कहाँ किए हैं? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास हैं,
آپ لوگوں کے اعلانات، وعدے، وہ سب بھی ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ کون سے وعدے اور اعلانات کی ناظرین بات کر رہے ہیں؟ خالد خورشید صاحب کے، جس کا عطا پتہ ہمارے نیشنلسٹ کو نہیں ہے، اپوزیشن کو نہیں ہے، گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں ہے، صرف اور صرف خالد خورشید صاحب کو پتہ ہے، یا پھر شاید جو پی ٹی آئی کے کچھ جال ہیں ان کو پتہ ہے، اس لیے کہ وہ بنی گالہ میں زیادہ ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کے بالکل جو ہے وہ در پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ شاید اس لیے کان میں کوئی بات کہی، کان میں کوئی عملی اقدامات کے حوالے سے کہی ہے تو الگ بات ہے، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ تو چھانٹ کے بھی کوئی عملی اقدامات تو نظر نہیں آتے ہیں۔ عبوری صوبے کا اعلان کیا، راتوں رات یو ٹرن لے لیا گیا، منظر عام پر ہے، اور اس کے علاوہ تو کوئی عملی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ہاں، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی میگا پروجیکٹس دیے ہیں، یا اس کے علاوہ بولیں کہ انفراسٹرکچر کے لیے کوئی پروجیکٹس کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اور تو کوئی عملی کام جو ہے وہ نظر نہیں آتے، اور یہ پروجیکٹس میں بھی کٹوتی ہو گئی اور ہمیں گرفتار کیے جا رہے، پتہ نہیں اس طرح کی سچویشن سے تو آپ کبھی باہر آئے ہی نہیں، تو کون سے عملی اقدامات کی بات ہو رہی ہے؟ ناظرین، یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب سے تو یہ سوال بھی ہے کہ کائنڈلی جب آپ سے اپنا جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو کھل کے بیان کرنے کی بھی جو ہے نا عادت ڈالا کریں، کیونکہ جو بات آپ کی نالج میں ہے، آپ کے نوٹس میں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ باقی سب کو بھی پتہ ہو، اور جب گلگت بلتستان کے نیشنلسٹ، اپوزیشن اور دیگر جو ہے وہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو پھر کون سے اقدامات کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی عملی۔ سیکنڈ جو یہ اسٹیٹمنٹ میں ناظرین بات کیا کہ عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جنہوں نے جو ہے وہ یوم آزادی گلگت بلتستان کے موقع پر جو ہے وہ شرکت کی، اور کسی وزیر اعظم کو شرکت کی توفیق نہیں ہوئی، تو بالکل جی یہ کریڈٹ تو جاتا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو کہ یوم آزادی گلگت بلتستان کے دن وہ گلگت بلتستان میں ہی تشریف فرما تھے، اور انہوں نے عوام سے خطاب بھی کیا، عوام کو مبارکباد بھی دی، اور ان کے قربانیوں کا بھی ان کو ایک یاد دہانی کروائی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے عزیز بات پہ آتی تھی ناظرین کہ انہوں نے کوئی گلگت بلتستان کے عوام کو پیکج کی کوئی بات نہیں کی، تعمیر و ترقی میں کوئی اہم کردار ادا کرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، یہ ضرور بات کی تھی کہ یہاں کے ڈرائی فروٹس بہت اچھے ہیں، لوگ بہت اچھے ہیں، شکلیں بڑی شاید گورے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، ایسی کوئی بیتوکی بات ہی کر کے گئے ہیں، ورنہ عوام کو تو کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کی تو بات کی نہیں تھی۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتا دیں کہ پھر کسی ایسے وزیر اعظم کا آ کے یہ دو چار جملے بول کے جانے کا کیا فائدہ ہوا کہ بھئی آپ کا ایریا بہت خوبصورت ہے، آپ لوگ بہت خوبصورت ہیں، آپ لوگ بہت شریف ہیں، آپ لوگ کے ڈرائی فروٹس بڑے اچھے ہیں، دیٹس اٹ۔ کیا گلگت بلتستان کے عوام کو صرف یہی سننا ہے؟ کیا اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ نہ کوئی آئین حقوق کی بات کی، نہ کوئی اسپیشل پیکج کی بات کی، نہ کوئی اسپیشل گرانٹ کی کوئی بات کی۔ تو اگر تو ایسے ہی اگر پاکستان کے وزیر اعظموں نے اگر بات کر کے آنی جانی ہے تو پھر اس کی کوئی اچھی خاصی ضرورت تو ہے نہیں ویسے۔ لیکن ہاں ناظرین، اس سے جو عمران خان صاحب نے ٹورزم پر چونکہ جو بات کی وہ گلگت بلتستان کے لیے بڑا بینیفیشیل ثابت ہوا ہے، یہ میں انٹرنیشنلی بتا رہی ہوں، لیکن اس میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، یا تو عمران خان صاحب کے ساتھ بنی گالہ ہوتے ہیں، وہاں کی جو ہے وہ چونکہ انہوں نے الفاظ چونکہ اپوزیشن جو استعمال کرتے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹس میں، وہی ابھی میرے بھی زبان پہ آ رہے تھے، لیکن ناظرین صرف اور صرف بنی گالہ بیٹھ کر عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات ڈسکس کرنا، یا پھر ان کو جو ہے وہ واپس پاکستانی سیاست میں انوالو کروانا، زمان پارک میں وہاں ان کے کارکنوں کے محافظ بننا، نہ ہی گلگت بلتستان کے وزیر اعظم کے کاموں میں اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہمارے گلگت بلتستان کے منسٹر حضرات کی، اور نہ ہی اگر ہم بولیں کہ سیکٹریز کی۔ خیر سیکٹریز تو اپنا کام کر رہے ہیں، اس میں مگن ہیں، گلگت بلتستان میں موجود نظر آتے ہیں، وزراء حضرات غائب ہیں، زمان پارک کے لیے بھی سارے تشریف فرما بیٹھے ہوں گے وہاں پر، بنی گالہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر، وزیر اعلیٰ صاحب خود غائب ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں عمران خان کو گلگت بلتستان کی یہ جو چھوٹی سی کیبنٹ ہے اس کی ضرورت اس قدر نہیں ہے پاکستانی سیاست میں واپس دھمال مچانے کی، یا اپنی وہ جو جگہ انہوں نے کھوئی تھی اس میں واپس آنے کی۔ ہاں،
वज़ीर आला साहब कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, ये गिलगित बल्तिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है, रजीम चेंज से नुकसान बहरहाल पूरे मुल्क को पहुंचा है, लेकिन इसमें भी गिलगित बल्तिस्तान का फायदा था। अगर आप चाहते तो आप कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हमारे इलाके की पहचान है ऐसे लीडर, तो फिर मुझे बताएं गिलगित बल्तिस्तान की पहचान शराफत भी है, गिलगित बल्तिस्तान की पहचान तो मेहमान नवाजी भी है, खुशामद करना लोगों को, यानी कि रिसीविंग करना, एक वेलकम गेस्चर देना, ये भी गिलगित बल्तिस्तान की जो है ना वो सकाफत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते हैं शहबाज शरीफ साहब, आप तो नहीं जाते उनकी रिसीविंग के लिए, आप तो उनको वेलकम भी नहीं कहते, और आप बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर की। क्या गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर सिर्फ ये कहता है कि वज़ीर आज़म अगर इमरान खान की सूरत में आए तो उनको वेलकम करना, उनको प्रोटोकॉल देना है और उनके जो है ना वो कसीदे पढ़ने हैं, अगर उनकी जगह अपोजिशन से कोई उठकर आ जाए तो फिर आपने उसको 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देनी? तो क्या ये गिलगित बल्तिस्तान के पूरे अवाम की तरफ से कोई जो है वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलाके को? तो अगर तो करना है तो खालिद खुर्शीद साहब, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ऐलानात करने से कुछ नहीं होता, अमली तौर पर काम करके दिखाना पड़ता है। बहुत से लोग नाज़रीन, अब यहाँ पर पीटीआई वाले ये भी कहते हैं कि आप तो हर वक्त जो है वो खालिद खुर्शीद साहब को, उनकी कैबिनेट को आड़े हाथों लेती हैं। भाई हम आड़े हाथों नहीं लेते हैं, वो अपनी जो उनकी काम है माशाल्लाह से, उनकी जो कारकर्दगी है वही ऐसी है कि वो हमें मजबूर कर देते हैं कि इतने सख्त लहजे में हम बात करें। अगर तो वो कुछ ऐसा भी काम करें, यानी कि अच्छा काम करें जो कि अमली तौर पर होते हुए नजर आए ग्राउंड रियलिटी पे, तो हम भी उनके कसीदे पढ़ने को तैयार हैं, लेकिन कुछ काम तो करके दिखाएं। एक तरफ वज़ीर आला साहब जो है वो ये कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, इस कदर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है, और दूसरी तरफ वो फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं कि जी देखो जी हमने आप लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं कोई क्या किसी भी इलाके का चीफ एग्जीक्यूटिव? अगर तो खालिद खुर्शीद साहब आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, बहुत से लोग आपको जहर खाने के पैसे दे सकते हैं, और दूसरी बात ये कि आपको जहर खाने के पैसे की जरूरत आपको नहीं है, शायद आप आवाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि तनख्वाहों में डबल से ट्रिपल आप लोगों के इजाफे हैं, फुल प्रोटोकॉल अभी तक आप लोग ले रहे हैं। अगर तो इलाके की इतनी बुरी हालत है तो फिर आप लोग प्रोटोकॉल छोड़ क्यों नहीं देते थोड़े से अपने साथ? कोई महदूद आप लोग करना है, लिमिटेड आप लोग अपने साथ प्रोटोकॉल रख ले। नहीं, प्रोटोकॉल आप लोगों का पूरा है। एरिया में आप लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, इस्लामाबाद जीपी हाउस में आप लोगों ने गढ़ बना के बैठ गए हैं, इसके अलावा बनी गाला आप लोगों के चक्कर खत्म नहीं होते, और तो और अब जमान पार्क में आप लोगों को ढेरे वहां भी लगने शुरू हो गए हैं। तो मुझे बताएं कि जहर खाने के पैसे आप मांग किसके लिए रहे? अपने लिए तो यकीनन आप अपने लिए जो है ना वो जहर खाने के पैसे नहीं मांग रहे, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को जहर खिलाने का इरादा है? ये नाज़रीन सवाल है खालिद खुर्शीद साहब से, उनकी जो पूरी की पूरी कैबिनेट है, वज़रा हज़रात की कैबिनेट की मैं बात कर रही हूँ, उनसे सवाल है। तो जब आप उनके पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, वो स्टेटमेंट आप देते हैं, और दूसरी जानिब अगर कोई सब्सिडी को बहाल किया जाए, कोई कटौती खत्म की जाए, तो फिर आप चोरे बन के, यानी कि बदमाश बन के आप सामने आते हैं कि हमने इनके घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए, देखो इनकी आकड़ी हमने खत्म कर दी है, इनकी बदमाशी हमने खत्म कर दी है। भाई ये स्टेटमेंट्स आपको सिखाता कौन है, या आप किस दम पे कहते हो? समझ से बालातर है। छोटा सा आपका एरिया है, पूरा का पूरा एरिया ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब की मरहूने मिन्नत अच्छे अंदाज में चल रहा है, सिर्फ उन्हीं की नुमाइंदगी नजर आती है, और वही सिस्टम को संभाले हुए इस वक्त बैठे हुए हैं। आपके तो आगे पीछे के विजिट्स नहीं खत्म होते हैं, और विजिट्स भी अगर गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ हो भी जाए तो उसमें भी कोई आउटपुट नजर नहीं आता। तो खालिद खुर्शीद साहब दूसरों को उंगली करने से पहले, दूसरों को उनकी औकात याद दिलाने से पहले अपना जरा आईनी स्टेटस आप देख लें कि किस कदर जो है वो इलाके को आपकी नर्म जो एक लहजा होता है उसकी ज़रूरत है। अगर तो फेडरल गवर्नमेंट आप लोगों की कटौती बहाल कर रहे हैं तो शुक्रिया कहने की बजाय एक आप एक अच्छा गेस्चर भी दे सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है फेडरल में, आपकी है, लेकिन फिर भी चलें ये काम आवाम के लिए किया करके नहीं। सामने अपोजिशन जितने भी अच्छे काम कर लें, खालिद खुर्शीद साहब क्या मैसेज दे रहे हैं कि सारे के सारे काम गलत, सारे के सारे काम 2 नंबरी, और सारे के सारे काम मुफाद परस्त। लेकिन अगर वही काम का सिर्फ ऐलान हमारे खान साहब करें या हमारी क़यादत करें तो बेहतरीन काम, सल्यूट करने वाला काम, जान देने वाले काम। खालिद खुर्शीद साहब ऐसा नहीं होता, सियासत ये नहीं कहती। सियासत जो है वो तस्लीम करने का नाम है, तनकीद बर्दाश्त करने का नाम है।
और ये बर्दाश्त की हिस्स आप लोगों में होनी चाहिए। अगर तो इलाके के लोगों को सच से आगाह किया करें। आप लोगों से अपनी मिनिस्ट्री संभाली नहीं जा रही, एक मिनिस्टर को उठा के दूसरी मिनिस्ट्री में भेज देते हैं, दूसरे को उठा के तीसरी में भेज देते हैं। जिस मिनिस्ट्री की जरूरत भी नहीं होती गिलगित बल्तिस्तान में, आप खाली ना रह जाए, ठीक है ना, उनको जेब खर्च मिलती रहे, उनका जो है ना वो घर चलता रहे, तनख्वाह बराबर मिलती रहे, कि आप उनको वजीर दाखिला बना देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वजीर दाखिला की क्या जरूरत है? कौन सा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। लेकिन ये है कि चूंकि पैसा यहाँ लगाना है, पैसा जाना चाहिए, इसलिए ये एडजस्टमेंट नाज़रीन करनी जरूरी है। और ये एडजस्टमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट में बखूबी देखी जा सकती है। तो वजीर आला साहब, जब अपने कैबिनेट का आप इतना ख्याल रखते हैं कि कोई भी मेरा बंदा जो है वो ये जो हमारी सैलरीज हैं उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, अगर कोई सीट नहीं भी बनती तो भी बना दो करके, अगर इतना ख्याल होता है अगर अपनी ही कैबिनेट का, थोड़ा सा ख्याल आवाम का कर लें। क्योंकि इन्हीं आवाम के वोट से बिहार पर आप लोग आए हैं, आपका नाम रातों रात जो है वो वज़ीर आला की लिस्ट में भी आ गया, आप वज़ीर आला बन भी गए। क्योंकि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है भी, तो इसको पहली और आखिरी तो कम से कम ना साबित करें। इसको पहली और इससे आगे आने वाले तमाम जो है वो टेन्योर्स के लिए अपना पाँव, अपना कदम जमाने की ज़रूरत आपको है। और जो ये हम तक पैगामात पहुँचाते हैं कि वज़ीर आला साहब को आड़े हाथों मत लें, वुज़रा हज़रात को आड़े हाथों मत लें, तो काइंडली आप हमें ना इनके पैगामात पहुंचाएं कि हम किसको आड़े हाथों लें और किसको आड़े हाथों ना लें। ये काम करें, अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें, डॉक्यूमेंटेशन पे इनके काम मुकम्मल दिखें और साथ ही साथ ग्राउंड रियलिटी पर भी इनके काम मुकम्मल दिखें। तो उस दिन हम बैठ के इनके कसीदे भी पढ़ेंगे और उनकी बहादुरी को भी, इनकी जुर्रत को भी सलाम पेश करेंगे। अगर तो ये बहुत ही कोई बड़ा मसला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से टक्कर लेकर हल करके आवाम को दिखाते हैं कि भाई ये देखें, ये हमारी मरहून मिन्नत, हमने मसला हल करके आपको दिखाया। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट में कटौती लग जाए तो जी अपोजिशन पे इल्जामात के लाइन लगने शुरू हो जाते हैं कि ये तो जो है वो हफीज सरकार की वजह से हुआ है, ये तो अमजद की वजह से हुआ है, ठीक है, गवर्नर बैठा हुआ है, सोया हुआ है, ये तो उनकी गलती है। और जब वही ग्रांट अगर आपको वापस किया जाए तो जी हमारे वुज़रा हज़रात ने किया है, हमने किया है, हम छीन के लाए हैं। ये ज़बानी कलामी कब तक आप लोगों ने तनकीद कह लें, और कब तक ऐसी सियासत जो कि सिर्फ आपकी ज़बान तक महदूद है, सिर्फ ये न्यूज़पेपर में आप लोगों के स्टेटमेंट्स तक महदूद हैं। यकीन जाने बात करते हुए हमें भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि हमारे इलाके का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि सीएम ऐसा, उसका बिहेवियर ऐसा, उनकी कैबिनेट ऐसी, कभी कभार शर्मिंदगी का सामना हमें भी करना पड़ता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज की पहली टॉप स्टोरी की जानिब। जी नाज़रीन, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज की पहली टॉप स्टोरी हमारे पास मौजूद है। किसी भी शख्स को अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त न दी जाएगी। मसूदुर रहमान, मुल्की सियाहों के जुमला क्वाइफ और रिहाइश की एंट्री की जाए, इजलास में फैसला। किसी भी शख्स को अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त न दी जाएगी। कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीज़न मसूदुर रहमान साहब। नाज़रीन, मसूदुर रहमान नो डाउट एक विजनरी ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे काम करने वाले, और ग्राउंड रियलिटी पर वो नज़र आते हैं अपने काम की वजह से। चूँकि जो इक़दाम वो उठाते हैं कुछ बड़े सख्त होते हैं, लेकिन आवाम के जो फेवर में होते हैं उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और जो इनका ये अभी फैसला है कि भाई एंट्री चेक्स पर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना, और जिस नाम के तहत आ रहे हैं, जिस भी इंफॉर्मेशन के तहत आ रहे हैं, चूँकि एरिया को सिक्योर करना आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। अगर वहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस है, आप लोग गफलत भरेंगे तो ऑब्वियसली उसका खमियाजा पूरे के पूरे इलाके को भुगतना पड़ता है। और अगर मैं यहाँ पर ये बात कहूँ तो गलत ना होगा कि मसूदुर रहमान साहब के ये जो इनिशिएटिव्स है, अगर इसकी ज़रूरत हमारे पूरे मुल्क को है, क्योंकि कहीं पर भी आओ जाओ जो है ना वो ऐसा लगता है कि फ्री में है, कि कोई पूछगछ नहीं होगी, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नज़र रखने वाला नहीं है, और इसका जो नुकसान होता है वो भी फिर हमारे नज़रों के सामने ही हमें देखते हुए नज़र आता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाए एक एरिया में भी, तो उसी को देखा देखी बाकी एरियाज़ भी जो है अच्छे काम को अडॉप्ट करें, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और चूँकि अप्रिसिएशन हर अच्छे काम करने वालों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब। पंजाब और केपी के असम्बलियों की तरह तहरीक इंसाफ भी तहलील होने वाली है। चौधरी यासीन, पाकिस्तान रमज़ानुल मुबारक में वजूद में आया है और इसके दुश्मन निस्तो नाबूद हो जाएंगे। कभी बनी गाला और कभी जमान पार्क में छुप कर बैठने से कारकुनों को आगे करने से सियासत नहीं होती।
پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی عمران خان کی خواہش بھی اپنی موت مر جائے گی۔ الزامات کی سیاست کرنے والوں کی سیاست عوام نے مسترد کر دی ہے۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر چودھری یاسین صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ ناظرین، یہ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ پھر سب کو اگر جوڑ بھی لیں تو صرف اور صرف ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہی لگ رہی ہے، اور اس میں عمران خان کو چونکہ تنقید کا نشانہ بنانا تھا بنایا، اور لیکن یہ ہے کہ جو بھی گراؤنڈ ریالٹی پر بات ہے وہ عوام کے سامنے ہے۔ کون کس کو ریجیکٹ کر رہا ہے، کس کو سلیکٹ کر رہا ہے، عوام تقریباً اس حوالے سے بہت حد تک اویئر ہو چکی ہے۔ باقی ہاں، اگر پیپلز پارٹی نے کوئی آزاد جموں کشمیر میں بہت بڑا اگر کوئی کارنامہ سر انجام کرنا تھا یا کرنا ہے ان فیوچر تو ضرور کر سکتا ہے، لیکن عوام اگر اجازت دے تو۔ باقی عمران خان چونکہ وہ تو خود اس کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے دوبارہ سے حکومت کے اندر آ جائیں، تو آتے ہیں نہیں آتے، آنے دیتے ہیں نہیں آنے دیتے پی ڈی ایم، تو یہ تو وقت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلی ٹاپ سٹوری کی جانب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر آئینی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام، کسی وقت تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں، شاہ غلام قادر۔ حکومتی نظام مفلوج ایک ایسے شخص کو آزاد کشمیر پر مسلط کر دیا گیا جس کو حکومت سیاست کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ یہ لوگ دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، بیوروکریسی کی تذلیل ہو رہی ہے، سارا دن افسر وزیر اعظم کے انتظار میں رہتے ہیں، اہل افسران کھڈے لائن چاپلوسی ٹولہ حاوی۔ طے ہو گیا کہ تنویر الیاس اور آزاد جموں کشمیر ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ غلام قادر صاحب کی اسٹیٹمنٹ رہی۔ تو جو اسٹیٹمنٹ کا پہلا حصہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد وقت کی ضرورت ہے کہ دوبارہ لانی پڑ جائے، تو آلریڈی تحریک عدم اعتماد آپ لوگ لا چکے ہیں، اور دوبارہ پی ٹی آئی نے وہاں پر جو ہے وہ اپنے قدم مضبوط کر لیے۔ اب دوبارہ آپ لوگ تحریک عدم اعتماد لائیں گے، آپ لوگ اگر آ بھی گئے تو یعنی کہ پی ٹی آئی والے لے آئیں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ ناظرین جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو بھی گورنمنٹ اب آئے گی تحریک عدم اعتماد لاؤ، ان کو گھر بھیجو، معاملہ ہی ختم۔ پھر دوسری آ جائے، اب وہ بھی اگر آنکھ کو چبھنے لگے تو ان کو بھی گھر بھیجو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے۔ تو یہ وہی ہم اگر بات کرتے کرتے پھر یہ سٹارٹ پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا کہ کیا اس کی ضرورت ہے اور کیسے ہی معاملات چل سکتے ہیں۔ جو دوسری بات یہ کہی ہے، بڑی بات بلکہ، کہ یہ لوگ دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، بیوروکریسی کی تذلیل ہو رہی ہے، اور یہ افسران بھی جو ہیں وہ ان کے چاپلوسی اور جو بھی بڑا نام دیا گیا، اب افسران کی بھی تو مجبوری ہے نا، جس کی حکومت ہے، جو وزیر اعظم ہے، obviously تمام معاملات اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور اس کی اجازت کہہ لیں، پرمیشن کہہ لیں، اور اس کے نالج میں رکھتے ہوئے معاملات کو چلانا پڑتا ہے۔ شاہ غلام قادر صاحب تو ان تمام معاملات کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو اس میں تو یہ افسران کی تو خیر مجبوری ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں تنویر الیاس صاحب، ان کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ اپنی کیسی امیج جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ عوام سے ہٹ کے بھی اگر بیوروکریسی کو بھی اگر تذلیل کا نشانہ وہ بنانے جا رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کون رہے گا، ان کے پاس کون رہے گا، یہ بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے نا ناظرین۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔